दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं भारतीय कला का परिचय भाग 1। यह है कक्षा 11 की NCERT की ललित कला की पाठ्य पुस्तक। NCERT के द्वारा जारी ये पुस्तक है। इसमें हम जो है 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। अब हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, तो आप भी हमारे साथ बढ़िए आगे और शीघ्र ही हम शुरू करते हैं हमारी पाठ संख्या 3 पढ़ चुके हैं, 4 को पाठ संख्या 4 हम इसमें शुरू करने वाले हैं। चौथे पाठ का नाम है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ। भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय कला और स्थापत्य की बात की जाती है ना, उसमें तो मौर्यों के बाद में, मौर्योत्तर का मतलब मौर्यों के बाद में जो उस समय, उस काल में मौर्यों के बाद का जो समय था, उस काल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, तो पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत में कुछ हिस्सों में शुंग, कण्व, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों, ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की बात है, उसमें वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय उसमें हुआ था। दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की बात हो रही है। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण नमूने विदिशा, भरहुत, बोधगया, जगईपेट और मथुरा, खंडगिरी, उदयगिरी, भज, पावनी, ये क्षेत्र जो हैं यहाँ पर मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के हैं। ठीक है, यहाँ पर विदिशा, भरूच ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, बोधगया बिहार में, जगईपेट आंध्र प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, खंडगिरी और उदयगिरी दोनों उड़ीसा में, भज हैं जो पुणे के निकट हैं, और पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भरूच की। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है भरूच से रिलेटेड यक्षिणी का एक चित्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दाहिनी हाथ की तरफ। भरूच जो कहाँ पड़ता है? भरूच पड़ता है मध्य प्रदेश में। भरूच में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार लंबी हैं। ठीक, यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह ही दीर्घाकार लंबी हैं जो भरूच में मूर्तियां पाई गई। वह प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार हैं, लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। उभार कम है इसमें, लेकिन जो है यहाँ पर इनको अच्छे से बनाया गया है। आकृतियाँ चित्र की सतह से ज़्यादा उभरी हुई नहीं है, जो सतह है सतह से बाहर निकली हुई नहीं है, मतलब पेंटिंग जिस तरह से लगती है उस तरह से लगती हैं, लेकिन प्रतिमाओं की तरह नहीं लगती, मतलब ये आकृतियाँ जो बनी हुई हैं। आख्यानात्मक उभार में 3 आयामों का भ्रम एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्टतः मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई हैं। आख्यान में स्पष्टता जो है वो मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई हैं। तो ये जो इसमें जिस तरह से इनका वर्णन किया गया है मूर्ति का, वो आख्यान जो है उनका, वो स्पष्टता उस आख्यान में जो है मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई हैं। तो मुख्य घटनाओं का चुनाव जो है बड़ी सचेतन स्थिति के साथ किया गया है, चेतनता के साथ किया गया है। भरूच में आख्यान फलक यानी कि जो पृष्ठ जिस पर बनाई गई हैं अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं। पात्र कम है, लेकिन ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता गया, कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगे, मतलब आसपास बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। भारत में मिली घटनाओं में जो ये वर्णन है आख्यान में, उसमें अपेक्षाकृत कम पात्रों को शामिल किया गया है। ठीक है, कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई हैं, जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। तो कभी कभी तो क्या होता है कि एक भौगोलिक स्थान मान लो है, उस एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि जो है उसमें आसपास जो है उसके एक साथ चित्रित की गई हैं, और कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। आख्यान या कथानक में यक्ष तथा यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा
अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में खास तौर पर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप से छाती से लगाया हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को, जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्णन की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था, उसके बाद मानव शरीर और अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था। तो यहाँ पर मूर्तिकार जो थे वो उपलब्ध स्थान का अच्छे से प्रयोग करते थे। आख्यान में यक्ष यक्षिणियों से जुड़े हुए हाथ की भी प्रतिमाएं मिलती हैं, और हाथ चपटा हुआ, हाथ मतलब हाथों को चपटा और छाती से लगाया हुआ भी मूर्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, कुछ मामले जो हैं उसमें खास तौर पर जो बाद वाले समय में हैं, तो कुछ मामलों में बाद वाले समय में विशेषकर जो हाथों को है उनको सहज रूप से छाती से लगाया हुआ दिखाया गया है। और इस तरह के उदाहरणों से स्पष्ट है कि शिल्पी जो थे उनको सामूहिक स्तर पर काम करना होता था। वो एक अकेले काम नहीं करते थे, मिलके काम करते थे। और उत्कीर्णन की विधि जो थी उसको समझने के बिना ऐसा करना संभव नहीं था। ठीक है, प्रारंभ में सतह जो है उसको तैयार करते थे, और फिर जो है प्रमुख कार्य करना होता था, उसके विभिन्न भागों को उकेरना होता था। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकाला हुआ दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हाथों को जोड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज़्यादातर कड़ा और तना हुआ दिखाई देता है, और भुजाएं व पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए रूप से दिखाई देते हैं। तो मतलब ज़्यादा उभार नहीं है, और इनमें जो हाथ पांव है वो अलग अलग मतलब स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, जुड़े हुए दिखते हैं एक साथ, क्योंकि शरीर जो है वो तना हुआ और मतलब एकदम कड़ा दिखाई देता है। तो उस तरह से ये वर्णन आप देख सकते हैं भरुत से। किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया और आकृतियों का उत्कीर्ण गहरा होने लगा, आयतन बढ़ गया, मनुष्य तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली शरीर जैसा होने लगा। भरुत, बोध गया और सांची स्तूप 2 जगह पेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण हैं। भरुत के आख्यान रिलीफ जो हैं यानी कि उद्वृत्तियाँ जो हैं, उन उद्वृत्तियों से स्पष्ट या प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियाँ कह सकते थे। एक ऐसी आख्यान उद्वृत्ति में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति को लेटी हुई अवस्था में और एक हाथी को उनके ऊपर से महारानी माया देवी की कोख यानी गर्भाशय में प्रवेश करते हुए गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रुरु जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जो वर्णन है बेहद खूबसूरत तरीके से किया गया है। तो इस चित्र में एक अन्य घटना में राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने वाला था और जिस आदमी की हिरण ने भी रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा। जब राजा हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो आदमी अपने वचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहाँ हिरण ने उसकी जान बचाई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई हैं। ये जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों-ज्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगा। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गूंथे हुए रूप में दिखाया गया है। ठीक है, कुछ मूर्तियों में तो ये सब जगह एक सी पाई गई हैं। भरूच में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी गई हैं, देखी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं सांची स्तूप। मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची स्तूप 1 मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई गई मूर्तियों में देखा जा सकता है। ठीक है, तो मूर्तिकला के अगले चरण को जो है सांची स्तूप 1, सांची स्तूप 2 होते हैं। पहला सांची के स्तूप की बात कर रहे हैं तो सांची स्तूप प्रथम और मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई गई मूर्तियों में देखा जा सकता है। अगला चरण
यह चरण जो है शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची स्तूप के एक जो है उसमें उल्लेख उसमें ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ, इसके चारों ओर 4 तोरण जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरण पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं में जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है, जो संपूर्ण अंतराल में उभरा हुआ है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखेगी है। सिर काफ़ी उठे हुए हैं, बाहरी रेखाओं की कठोरता कम हो गई हैं, आकृतियों को गति दे दी गई हैं, आख्यान में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीकें भरूच की तुलना में जो है अधिक उन्नत हो गई हैं। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा है। सांची स्तूप 1 में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए हैं, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी की लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी इस ऐसी ही विशेषताएं पाई गई हैं। हालांकि उसे रूपाकृतिक यानी कि अंगों प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर यहाँ पर देख सकते हैं। तो सांची स्तूप 1 को आप देख सकते हैं और उत्कीर्णित आकृतियाँ यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। अब हम बात करेंगे मथुरा, सारनाथ एवं गांधार की। ईसा की पहली शताब्दी और उसके बाद उत्तर भारत में गांधार यानी अब पाकिस्तान में वो मथुरा और दक्षिण में वेनगी आंध्र प्रदेश कला के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। गांधार की मूर्ति कला की परंपरा में बैक्टीरिया, पार्थिया और स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। मथुरा की मूर्ति कला स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाब में संगोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियां जैसी बनी हैं, लेकिन गांधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषताएं पाई गई हैं। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियां एवं चित्र भी पाए गए हैं। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उसके रूपों की प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं यानी कि मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुख्य लिंगों की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई हैं। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं यानी कि उनके आयुधों यानी चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई हैं। बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई हैं, आकृतियों का विस्तार, चित्र की परिधि की बार दिखाया गया है, चेहरे गोल हैं और उन पर मुस्कान दर्शाई गई हैं। मूर्तियों के आयतन का भारीपन कम कर दिया गया है, उसमें मांसलता दिखाई देती है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं और वे बाएं कंधों को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई हैं। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विषयाशक्ति केंद्रिकता आ गई हैं, गोलाई बढ़ गई हैं, वे और अधिक मांसल हो गई हैं। ईसा की चौथी शताब्दी में भी ये प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मांसलता में और कमी कर दी गई और मांसलता में अधिक कसाव आ गया। इनमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दर्शाया गया है। इसके बाद ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिमाण यानी आकार में ही शामिल कर दिया गया है। तो ईसा की बाद की 5वीं और 6ठी शताब्दी में वस्त्र जो है उनको आकार में शामिल कर दिया गया है, उसी आकार में इनको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदृश्यता यानी पारदृश्यता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैं। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के 2 महत्वपूर्ण संप्रदायों घरानों का उदय हुआ, जिनका उल्लेख करना जरूरी है। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा, उसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी में भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में यहाँ पर उभार दिखाई देता है। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्रों से ढका हुआ दर्शाया गया है। तो सारनाथ में दोनों कंधों को ढका हुआ दिखाया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ध्यानस्थ बुद्ध गांधार 3री-4थी शताब्दी की मूर्ति हैं ये, और दोनों कंधों को ढका हुआ बताया गया है और वस्त्रों को जो है शरीर के साथ ही दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो है गांधार की ही बोधिसत्व 5वीं-6ठी शताब्दी की
प्रतिमाएं जिसमें एक कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है और ध्यान की अवस्था में दोनों में ही बुद्ध बैठे हुए दिखाई देते हैं। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है जिसमें अलंकरण सजावट कम किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारनाथ में पाई जाने वाली बुद्ध प्रतिमाओं दोनों कंधों को वस्त्रों से ढका हुआ दिखाया गया है। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है जिसमें अलंकरण यानी सजावट बहुत कम की हुई है। मतलब कि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं और सिर के चारों ओर आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। गंगा की घाटी से बाहर के स्तरों पर कुछ स्थित महत्वपूर्ण स्तूपों में गुजरात में देवा निमोरी का स्तूप है। परवर्ती शताब्दियों में बहुत कम बदलाव आया है। अलबत्ता प्रतिमाएं छरहरे या पतले रूप में दिखाई गई हैं और वस्त्रों की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्यानुभूति बनी रही हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं जैसे जगईपेट, अमरावती, भट्टी प्रलूरो और इसके अलावा नागार्जुन कोंडा, इसके अलावा गोली। तो ये जो हैं आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र के अनेक स्तूप स्थल हैं, बौद्ध स्मारक हैं। जगईपेट, अमरावती, भट्टी प्रोलुरो, नागार्जुन कोंडा या गोली मतलब अमरावती में एक महाचैत्य है जिसमें अनेक प्रतिमाएं थीं जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई हैं। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ हैं जो वेदिका से ढका हुआ है और वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई हैं। गुंबदी स्तूप का ढांचा संरचना यानी उभारदार स्तूप प्रतिमाओं चौकों से ढका हुआ है, यह उसकी खास विशेषता है। अमरावती स्तूप का तोरण समय की मार को नहीं झेल सका और गायब हो गया। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित हैं। हालांकि अमरावती के स्तूप में ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध प्रतिमाएं ढोल के चौकों और कई स्थानों पर उकेरी गई हैं। संयोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों जैसे मुद्राओं, आसनों, सामने से, पीछे से, आगे से, एक तरफ से दिखाई गई हैं। प्रतिमाओं के चेहरों पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियां पतली हैं, उनमें गति और शरीर में 3 भंगे में त्रिभंग रूप में दिखाई गई हैं। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। रैखिकता में लोच आ गया है और प्रतिमाओं में दर्शाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती हैं। उभारदार प्रतिमाओं उद्वृत्तियों में 3 आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय शरीर और जटिल अतिव्याप्ति के रूप में कार्यान्वित किया गया है, किंतु रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया है, भले ही आख्यान में उसका आकार और भूमिका कैसी भी रही हो। आख्यानों का चित्रण बहुतायत से किया गया है। इन आख्यानों से बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो आख्यान जो है उसमें बुद्ध की जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं को स्पष्ट वर्णित किया गया है। फिर भी उनमें से अनेक ऐसे जातक दृश्य पाए जाते हैं जिनको पूरी तरह से पहचाना नहीं जा सका है। जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण में महारानी माया देवी के शैया पर लेटे हुए दिखाया गया है, उनके चारों ओर दासियां खड़ी हैं। ठीक, और संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। महारानी माया देवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य उद्धृति में बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई हैं। इससे पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूपों में चित्रित किया गया था। यह है नागार्जुन कोंडा फलक, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। ईसा की 3री शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुप्राणित गति कम हो जाती हैं। अमरावती की उद्भृत प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव
उत्पन्न करने में सफलता पाई है, जो स्वाभाविक है और उसका अभिन्न अंग दिखाई देती हैं। अमरावती, नागार्जुनकोंडा, गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई गई हैं। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी हुई गुफा हैं जो एलुरु के पास स्थित हैं। यहाँ छोटे गज पृष्ठीय यानी बहुकोणीय तथा वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में खोदकर बनाए गए थे। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली हैं। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति जनपद ये है गुलबर्ग और कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के गुलबर्ग जनपद जो जनपद है उस जनपद में स्तूप जो है सन्नति मिला है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा ये है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। तो ये ईसा की तीसरी शताब्दी में नागार्जुनकोंडा और गोली की प्रतिमाओं की बात हो रही है। और नागार्जुनकोंडा और गोली की प्रतिमाओं में जो आकृतियां हैं उनकी अनुप्राणित गति कम कर दी हैं। अमरावती की उद्वृत्त प्रतिमाओं की तुलना में जो अमरावती में जो प्रतिमाएं मिली हैं अमरावती में जो उद्वृत्त की गई हैं उद्वृत्त प्रतिमाओं की तुलना जो है अगर नागार्जुनकोंडा और गोली की कायाकार तुलना उभरी हुई सतहों का प्रभाव जो है कम करने में सफलता पाई गई है। यानी अमरावती की जो प्रतिमाएं हैं उनमें उभरी हुई सतहों का प्रभाव जो है उत्पन्न करने में सफलता पाई है। यानी कि अमरावती की जो प्रतिमाएं हैं उनमें जो उभार जो उन्होंने बनाए हैं उन उभरी हुई सतहों का जो प्रभाव है वो ज़्यादा उत्पन्न हुआ है बाकी नागार्जुनकोंडा और गोली की प्रतिमाओं की तुलना में। तो कलाकार यहाँ के जो है सफलता पाने में सक्षम हुए, जो स्वाभाविक हैं कि उसका अभिन्न अंग दिखाई देती हैं। अमरावती, नागार्जुनकोंडा और गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में एक जगह है। इनमें बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई गई हैं, मतलब अकेले केवल बुद्ध की। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी हुई गुफा है। कहाँ पर? गुंटापल्ली में। जो कहाँ पर है? गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक काटी हुई चट्टान में गुफा है जो एलुरु के पास स्थित हैं। यहाँ छोटे गज पृष्ठीय यानी बहुकोणीय तथा वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में खोदकर बनाए गए थे। तो कक्ष बनाए हुए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए हैं। ठीक, स्तूप बनाए गए थे वो विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली हैं। तो ये गुंटापल्ली और अनाकपल्ली जो हैं यहाँ पर चट्टानों को काट करके स्तूप बनाए गए और चट्टानों में काटी गई गुफाएं जो हैं गुंटापल्ली और अनाकपल्ली में बनाई गई हैं। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप जो है वो मिला है कर्नाटक में एक जनपद है गुलबर्ग। गुलबर्ग जनपद में स्तूप का नाम है सन्नति। तो सन्नति गुलबर्ग में कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ एक ऐसा स्तूप भी है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। ठीक है, बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता है कि वह संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए गए थे। हमारे पास इस संबंध में साक्ष्य तो हैं, पर कोई संरचनात्मक चैत्य या विचार आज तक बचा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची की गज पृष्ठाकार यानी कि एप्सिडल चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। यह वहाँ का मंदिर संख्या 18 है, 18वां मंदिर है, मतलब जो कि एक साधारण देवालय है जिसमें आगे स्तंभ हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना हुआ है। इस प्रकार गुंटापल्ली के संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय हैं। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अनेक बौद्ध प्रतिमाएं हैं, जैसे अवलोकितेश्वर। ठीक, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगीं। किंतु बौद्ध की वज्रयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पश्चिम भारतीय गुफाएं। पश्चिमी भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं। इनमें वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं, जैसे गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष जो अजंता पीतलखोड़ा भज में पाए जाते हैं। दूसरा गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना नादसर में मिलते हैं। ठीक, गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभ
गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन, स्तंभ नहीं है यहाँ पर, स्तंभहीन कक्ष जो हैं, स्तंभहीन कक्ष मिलते हैं महाराष्ट्र के थाना और नादसर में। ठीक, और गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन की बजाय जो यहाँ पर अभी जिनकी हमने बात की, गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष, तो छत वाले कक्ष जो हैं अजंता पीतल घोड़ा भज में पाए गए हैं। तो ये चैत्य कक्ष देख सकते हैं कार्ला, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं गुफा संख्या 3 नासिक। ठीक, तो नासिक में देख सकते हैं। और सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे एक और वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, जैसा कि महाराष्ट्र के कोंडीवाइट में पाया गया है। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य या चाप यानी कि मेहराब की प्रधानता होती थी। सामने का हिस्सा खुला होता था जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता था, और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मेहराब पाए जाते हैं, जैसा कि कोंडीवाइट में भी देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तूप की मानक योजना नक्शे में कुछ परिवर्तन की गई, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया, जैसा कि अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है। और मोहरे के रूप में एक पत्थर की परदी लगा दी गई है। ऐसा निर्माण बेदशा, नासिक, कार्ला, कान्हेरी में पाया गया है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परवर्ती काल में भी बनाए गए हैं। कार्ला में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया है। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला सहन है, वर्षा से बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार है, फिर बरामदा, मोहरे के रूप में पत्थर की पर्दी दीवार, एक खंभे पर टिकी गज पृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष, और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। कार्ला चैत्य कक्ष यानी कि मंडप को मनुष्यों और जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है। वे बारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती हैं। कान्हेरी की गुफा संख्या 3 में कार्ला के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विशद यानी विस्तृत रूप दिखाई देता है। इस गुफा के भीतरी भाग का संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया था, इसलिए इनमें समय समय पर संपन्न किए गए कार्य की प्रगति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आगे चलकर चतुष्कोणीय चपटी छत वाली शैली को सबसे अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा, और यही डिजाइन व्यापक रूप से अनेक स्थानों पर पाया गया है। ठीक है, तो ये चैत्य गुफा संख्या 12 भज में आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, जहाँ तक विहारों का सवाल है, वे सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं। विहारों की निर्माण योजना नक्शे में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विहार गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 12, वेदसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 है। आरंभ की अनेक विहार गुफाओं के भीतर से चैत्य के मेहराबों को गुफा के प्रकोष्ठ द्वारों पर वेदिका डिजाइनों से सजाया गया है। बाद में इस तरह की सजावट पर छोड़ दिया गया था। नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 में मोहरों के डिजाइन में एक अलग उपलब्धि हुई है। नासिक की विहार गुफाओं के सामने के स्तंभों के घट आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी हुई हैं। ऐसी एक अन्य गुफा जुन्नार महाराष्ट्र में भी खोदी हुई है, जो आम जनता में गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जुन्नार महाराष्ट्र, ठीक, ऐसी गुफाएं, क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई हैं, जो आगे चलकर इस विहार के कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया है, जिससे यह चैत्य विहार हो गया। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई हैं। जुन्नार महाराष्ट्र में खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। जुन्नार महाराष्ट्र में है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से भी अधिक ज़्यादा गुफाएं खुदी हुई है, जबकि मुंबई के पास कान्हेरी में 108 गुफाएं हैं। तो नगर की पहाड़ियों के आसपास 200 से ज़्यादा गुफाएं और मुंबई की कान्हेरी में 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं अजंता, पीतल घोड़ा, एलोरा, नासिक, भज, जुन्नार, कार्ला, कान्हेरी की गुफाएं। इसके अलावा अजंता, एलोरा और कान्हेरी की आज भी फल फूल रही हैं गुफाएं जो हैं। अब हम बात करेंगे अजंता की। अजंता सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है, ठीक, ये सबसे प्रसिद्ध हैं। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और वहाँ भुसावल या जलगांव
और औरंगाबाद के रास्ते से पहुंचा जा सकता है। अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। इनमें से 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जिनका समय प्रारंभिक चरण यानी कि ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी और परवर्ती चरण यानी कि ईसा की 5वीं शताब्दी है। ठीक है। ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी के समय जो है गुफाएं वो है गुफा संख्या 10 और गुफा संख्या 9, जबकि परवर्ती चरण यानी कि प्रारंभिक चरण और परवर्ती दोनों चरण की गुफाएं यहाँ पर जो हैं मिली हैं। प्रारंभिक चरण और परवर्ती चरण, तो प्रारंभिक चरण की गुफा संख्या 10-9 है, परवर्ती चरण की गुफा संख्या 19 और 26 है। ठीक है। परवर्ती चरण यानी कि ईसा की 5वीं शताब्दी और प्रारंभिक चरण यानी कि ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी। तो ईसा की 5वीं शताब्दी और ईसा पूर्व शताब्दियों में काफ़ी वर्षों का अंतर है। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार हैं और ये प्रतिमाओं और चित्रों से अलंकृत हैं। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहाँ ईसा पूर्व पहली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। अजंता और पश्चिमी दक्कन की गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता। ये हैं गुफा संख्या 2 के बरामदे में उत्कीर्णित मूर्ति फलक अजंता। तो ये अजंता की गुफाओं में यहाँ पर चित्रों का उत्कीर्ण हो रखा है और ये अजंता की गुफाओं का विहंगम दृश्य, बहुत सुंदर गुफाएं यहाँ पर बनाई हुई हैं। और ये जो है पहाड़ियों को काट काट के इनके भीतर गुफाएं बनाई गई हैं। तो कितनी शानदार ये मतलब यहाँ पर उत्कीर्ण किए गए हैं। यहाँ पर एक और प्रतिमा आप देख सकते हैं, बुद्ध, यशोधरा एवं राहुल का चित्र। तो ये बुद्ध, यशोधरा और राहुल का चित्र देख सकते हैं, गुफा संख्या 17 अजंता में दिखाया गया है। ठीक। यशोधरा शायद उनकी पत्नी होनी चाहिए, राहुल उनका पुत्र होना चाहिए और बुद्ध खुद हैं, वो वापस आए हैं और उसमें कुछ भिक्षा वगैरह मांग रहे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, गुफा संख्या 10, 9, 12 व 13 आरंभिक चरण की गुफाएं, जबकि गुफा संख्या 11, 15 और 6 ऊपरी तथा निचली, और गुफा संख्या 7 ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती दशकों से पहले की हैं। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों से ईसा की 6वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती दशकों के बीच खोद दी गई हैं। चैत्य गुफा संख्या 19 और 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई हैं। उनका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजाया गया है। वे गज पृष्ठीय तह खानेदार छत वाली किस्म की हैं। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और भीतर का संपूर्ण बड़ा कक्ष मंडप जो है बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं से उकेरा गया है और उनमें बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की हैं। शेष सभी गुफाएं विहार चैत्य किस्म की हैं। उनमें खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप और दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ भी बने हुए हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी हैं और आगे बढ़ने में ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई हैं। कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है। गुफा संख्या 5, 14, 23 और 24 इनमें जो है अभी भी अपूर्ण कार्य दिखाई देता है। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में बराहदेव, गुफा संख्या 16 का संरक्षक जो है उसको वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री बताया गया है। तो मतलब वाकाटक के नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था और अजंता महत्वपूर्ण संरक्षकों में ये थे। बराहदेव गुफा संख्या 16 का संरक्षक था ये। इसके अलावा गुफा संख्या 17 से 20 जो है उनका संरक्षक उपेंद्र गुप्त, जो उस क्षेत्र का स्थानीय शासक और वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था, तथा बुद्ध भद्र जो गुफा संख्या 26 का संरक्षक था, बुद्ध भद्र, और मथुरा दास जो गुफा संख्या 4 का संरक्षक था के नाम उल्लेखनीय हैं। गुफा संख्या 1, 2, 16, 17 में अनेक चित्र आज भी शेष हैं। चित्रों में अनेक शैली प्रकारगत अंतर जो पाए गए हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता के चित्रों के बाहर की ओर प्रक्षेप दिखलाए गए हैं। बाहर की ओर प्रक्षेप 5वीं शताब्दी जो अजंता के चित्रों में है उन बाहर की ओर। ठीक। रेखाएं अत्यंत स्पष्ट हैं, उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती हैं। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गए हैं, जिससे चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। आकृतियां पश्चिमी भारत की प्रतिमाओं की तरह भारी हैं। पहले चरण में बुद्ध गुफाओं, विशेषकर गुफा संख्या 9, 10 में भी चित्र पाए जाते हैं। ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के हैं। इन चित्रों में रेखाएं पैनी हैं, रंग सीमित हैं। इन गुफाओं में आकृतियां स्वाभाविक रूप से बिना बड़ा चढ़ाकर अलंकृत किए हुए रंगी हुई है, मतलब ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया नहीं गए हैं। चित्रित गुफा संख्या 10 अजंता में यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 9 अजंता की। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को समूहबद्ध किया गया है। समूहों में क्षैतिज
तरीके से आकृतियों का नियोजन किया गया है। भौगोलिक स्थिति को वास्तु के बाहरी हिस्सों से पृथक कर दिखाया गया है। सांची की मूर्तिकला से समानता से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समसामयिक मूर्तिकला एवं चित्रकला की प्रक्रिया साथ साथ चल रही हैं। पगड़ी आगे की गांठ उसी प्रकार से आकृतियों में दिखाई गई हैं जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई हैं, तथापि पगड़ियों के कुछ अलग प्रकार भी चित्रित हैं यहाँ पर। दूसरे चरण के चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 10 तथा 9 की दीवारों पर स्तंभ पर बने चित्रों से किया जा सकता है। बुद्ध की ये आकृतियाँ 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्रों से भिन्न हैं। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। गुफाओं का निर्माण एवं चित्रकला की गतिविधियाँ एक साथ एक ही समय में हुई थीं। अगले चरण के चित्र मुख्यतः गुफा संख्या 16, 17, 1 और 2 में देखे जा सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य गुफाओं में चित्र का निर्माण नहीं हुआ है। वस्तुतः प्रत्येक खोदी हुई गुफा में चित्र बनाए गए, परंतु उनमें से कुछ शेष रह गए हैं। इन गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक वर्गीकरण पाया जाता है। यह भी देखा गया है कि इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंगों जैसे भूरा, पीलेपन लिया हुआ भूरा, हरित और पीले आदि रंग किया गया है। ठीक है, त्वचा के लिए जो भिन्न प्रकार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। गुफा संख्या 16, 17 के चित्रों में सटीक और शालीन रंगात्मक, ये देखिए गुफा संख्या जो 1 है उसमें अजंता महाजनक जातक फलक का हिस्सा आपको दिखाए गए हैं। ठीक, तो शालीन रंगात्मक गुणों का प्रयोग हुआ है। इनमें गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं दिखाया गया। आकृतियों के घुमाव लयात्मक हैं। भूरे रंग की मोटी रेखाओं से उभार प्रदर्शित किया गया है। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली हैं। आकृति संयोजनों में विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। गुफा संख्या 1 और 2 के चित्र सलीके से बने हुए एवं स्वाभाविक हैं, जो गुफा की मूर्तियों से सामंजस्य रखते हैं। वास्तु का संयोजन सामान्य है और आकृतियों को त्रिआयामी बनाने हेतु एवं विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्धनिर्मित लंबी आंखें बनाई गई हैं और चित्रकारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित चित्रों की भिन्नता का पता उनकी प्रतीकात्मकता एवं शैलीगत विशेषताओं से चलता है। स्वाभाविक भंगिमाएं एवं बड़ा चढ़ाकर न बनाए गए चेहरों का प्रयोग विशिष्ट रूप से किया गया है। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक और अवदान कथाओं के प्रसंग हैं। कुछ चित्र जैसे सिंहल अवदान, महाजनक जातक और विदुर पंडित जातक के प्रसंग की गुफाओं के संपूर्ण दीवार को ढके हुए हैं। ये उल्लेखनीय है कि छद्दंत जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 पर विस्तार पूर्वक चित्रित की गई हैं और भिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है। जैसे कि जंगल में घटित घटनाओं को राजमहल में घटित घटनाओं से अलग दिखाए गए हैं। गुफा संख्या 10 में छद्दंत का दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग भिन्न रूप में चित्रित किया गया। तथापि यह द्रष्टव्य है कि पद्मपाणि और वज्रपाणि की आकृतियाँ अजंता में आम हैं और अनेक गुफाओं में पाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर गुफा संख्या 16 में एलोरा में जो है वो प्रांगण कैलाश मंदिर आपको दिखाया गया है। इसके अलावा एलोरा गुफा संख्या 10 बैठे हुए बुद्ध हैं, चैत्य कक्ष यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन वे गुफा संख्या 1 में सर्वोत्तम रीति सुरक्षित हैं। गुफा संख्या 2 की कुछ आकृतियाँ वैन की प्रतिमाओं से संबंध रखती हैं, जबकि दूसरी और कुछ प्रतिमाओं के निरूपण में विदर्भ की मूर्तिकला का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। अब हम बात करते हैं एलोरा औरंगाबाद जिले के एक अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल एलोरा है। यह अजंता से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों की प्रतिमाएं 34 गुफाएं हैं। देश में कलाओं के इतिहास की दृष्टि से एक ऐसा अनुपम स्थल है जहाँ ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के भिन्न भिन्न धर्मों के मठ, धर्म, भवन एक साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ अनेक शैलियों के संगम के रूप में भी ये बेजोड़ हैं। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाओं दो धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती हैं। वहाँ बाहर बौद्ध गुफाएं हैं जहाँ बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ आदि की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी हैं और उनमें 1, 2 या यहाँ तक कि 3 मंजिलें हैं। ठीक, अनेक स्तंभ विशालकाय हैं। अजंता में भी 2 मंजिली गुफाएं खुदी हुई हैं, मगर एलोरा में 3 मंजिली गुफा बनाना वहाँ की विशेष उपलब्धि कही जा सकती हैं। ठीक,
अजंता में 2 मंजिली हैं, लेकिन एलोरा में 3 मंजिली गुफा बनाई गई हैं। ऐसी उपलब्धियों पर ऐसी गुफाओं पर प्लास्टर और रंग रोगन किया जाता था। अधिष्ठाता बुद्ध की प्रतिमा आकार में बड़ी और पद्मपाणि और वज्रपाणि की गुफाओं आमतौर पर उनके अंग रक्षक के रूप में बनाई गई हैं। गुफा संख्या 12 जो कि एक 3 मंजिली गुफा है, गुफा संख्या 12 है, उसमें तारा, इसके अलावा अवलोकितेश्वर, मानुषी बुद्धों और वैरोचन के अलावा अक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, वज्र सत्व और वज्रराज की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की तो एक ही 2 मंजिली गुफा यानी कि गुफा संख्या 14 और स्तंभों के डिजाइन बौद्ध गुफाओं में बनने शुरू हुए थे। जब वे विकसित होते होते 9वीं शताब्दी की जैन गुफाओं में पहुंचे तो वे अत्यंत अलंकृत हो गए और उनके सज्जात्मक रूप में भारी भार आ गया। ब्राह्मणी गुफा संख्या 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई गई हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित हैं, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाते हुए रावण, अंधकासुर वध, कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग साथ साथ चित्रित किए गए हैं, जबकि वैष्णव कथा प्रसंगों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाए गए हैं। एलोरा की प्रतिमाएं अति विशाल हैं, उनका आयतन बाहर निकला हुआ है जो कि चित्र की परिधि में गहराई उत्पन्न करता है। प्रतिमाएं भारी हैं, उनमें मूर्तिकला का शानदार प्रदर्शन किया गया है। एलोरा में अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों जैसे विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु से आए थे। तो एलोरा के अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों से आए थे, महाराष्ट्र से भी, कर्नाटक से, तमिलनाडु से भी, और उन्होंने प्रतिमाओं को घेरा था। इसलिए मूर्तिकला की शैलियों की दृष्टि से भारत में से अनेक शैलियों का संगम स्थान यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो एलोरा जो है वो संगम स्थान है, इसलिए मूर्तिकला की दृष्टि से संगम स्थान कहा जा सकता है। गुफा संख्या 16 को कैलाश लेनी कहा जाता है। यहाँ केवल एक गुफा को काटकर एक शैल मंदिर बनाया गया है। इसे वास्तव में कलाकारों की एक अनुपम उपलब्धि कहा जा सकता है। इस पर अगले अध्याय में भी चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में गुफा संख्या 29 और 21 उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 29 की योजना मुख्य रूप से एलिफेंटा जैसी ही है। गुफा संख्या 29, 21, 17, 14 और 16 की मूर्ति कलात्मक विशेषता, विशालता, स्मारकीयता और चित्र में प्रदर्शित गतिशीलता की दृष्टि से आश्चर्यजनक है। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल बाग हैं। बौद्ध भित्ति चित्रों वाली बाग गुफाएं और मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक, तो ये बाग गुफा स्थल बाग हैं। बाग जो है 97 किलोमीटर मुख्य जो धार जिला है उसके मुख्यालय से 97 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के धार जिला के मुख्यालय से 97 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। ये बौद्ध की बाग गुफाएं, बौद्ध भित्ति चित्रों वाली ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं हैं, अपितु चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। अजंता जैसी बाग गुफाओं का निर्माण कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बलुए पत्थर पर किया गया था, जिनका मुख बघानी नामक मौसमी नदी की तरह है। आज मूल रूप से 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं बची हुई हैं, जिनमें सभी भिक्षुओं के विहार या चतुष्कोण वाले विश्राम स्थल हैं। इनमें लघु कक्षों के पीछे चैत्य अर्थात प्रार्थना कक्ष होता है। इन 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 है, जिसे आमतौर पर रंग महल के नाम से जाना जाता है, जहाँ दीवार और छत पर चित्र भी अभी भी दिखाई देते हैं। गुफा संख्या 2, 3, 5, 7 में भी दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है। इसमें लाल भूरे रंग के पत्थर के किरकिरे से तैयार मोटे प्लास्टर से इन दीवारों और छतों को बनाया गया है। इनमें सबसे सुंदर चित्रों में सब कुछ महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 के बरामदे की दीवारों पर हैं। भारतीय शास्त्रीय कला को और अधिक हानि न हो, इसलिए 1982 में इन चित्रों को ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में पुनः स्थापित किया गया, जिन्हें वहां देखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिफेंटा गुफा द्वार, और एलिफेंटा गुफा द्वार को यहाँ आप देख सकते हैं, बेहद सुंदर बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं एलिफेंटा और अन्य स्थल। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं एलोरा की समकालीन हैं और इन प्रतिमाओं में शरीर का पतलापन नितांत गहरे और हल्के प्रभावों के साथ दृष्टिगोचर होता है। चट्टानों में काटी हुई गुफाओं की परंपरा दक्कन में जारी रही है। वे गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के संरक्षण में, मुख्य रूप से बादामी व ऐहोली में तथा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में और तमिलनाडु के पल्लव राजाओं के संरक्षण में, मुख्यतः महाबलीपुरम में पाई जाती हैं। देश में ईसा की 6ठी शताब्दी के बाद
इतिहास का विकास राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ, जबकि इससे पहले वे ऐतिहासिक कालों में ये जनता के सामूहिक संरक्षण से अधिक फला फूला था। तो यहाँ पर ये अंतर देख सकते हैं, राजनीतिक मतलब राजा जो है करवाते थे, जनता मिलकर करवाती थी पहले। यहाँ मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख कर देना भी समीचीन होगा, जो देश भर में अन्य स्थान स्थान पर पाई गई हैं। उनसे प्रकट होता है कि पत्थर की धार्मिक मूर्तिकला की परंपरा के साथ समानांतर रूप से स्वतंत्र स्थानीय परंपरा भी चलती रही थी। पक्की मिट्टी की अनेक प्रतिमाएं भिन्न भिन्न छोटे बड़े आकारों में सर्वत्र पाई गई हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। उनमें कुछ खिलौने हैं, कुछ छोटी मोटी धार्मिक आकृतियां हैं और कुछ विश्वास के आधार पर कष्टों और पीड़ाओं का निवारण करने के लिए बनी गई लघु मूर्तियां हैं। अब हम बात करेंगे पूर्वी भारत की गुफा परंपरा। पश्चिमी भारत के समान पूर्वी भारत में भी विशेषकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश में एलुरु जिले में स्थित गुंटापल्ली इनमें से एक प्रमुख स्थल है। मठों की संरचना के साथ आंध्र प्रदेश का गुंटापल्ली ये महत्वपूर्ण है। मठों की संरचना के साथ पहाड़ों में गुफाओं का निर्माण हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उदयगिरी खंडगिरी गुफा भुवनेश्वर के समीप हैं। ठीक, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, उनके समीप ये आप देख सकते हैं। बेहद सुंदर गुफा यहाँ पर बनी हुई हैं। ठीक, संभवतः यह ऐसा एक स्थल है जहाँ स्तूप गुफा विहारों का एक ही स्थान पर निर्माण हुआ है। ठीक, स्तूप विहार और गुफाओं का एक स्थान पर निर्माण हुआ है। गुंटापल्ली के चैत्य की गुफा गोलाकार है, प्रवेश द्वार चैत्य के रूप में बना हुआ है। पश्चिमी भारत की अन्य गुफाओं की तुलना में ये छोटी होती हैं। विहार गुफाओं का निर्माण अधिक संख्या में हुआ है। अधिक छोटी होने के बावजूद मुख्य विहार गुफाएं बाहर के चैत्य तोरणों से सजी हुई हैं। तोरणों से ये गुफाएं आयताकार हैं, जिनकी छतें मेहराबदार हैं, जो बिना बड़े कक्ष के एक मंजिली या दो मंजिली हैं। इनका निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ था। इसके बाद काल की कुछ विहार गुफाओं का निर्माण हुआ है। गुंटापल्ली के अतिरिक्त राम परेम पल्लम एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पहाड़ी के ऊपर चट्टान को काटकर एक छोटे स्तूप का निर्माण किया गया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के समीप अनकापल्ली में गुफाओं का निर्माण हुआ है, जो 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में पहाड़ी के ऊपर चट्टानें काटकर एक बड़ा सा स्तूप बनाया गया है। यह एक ऐसा विशिष्ट स्थल है जहाँ चट्टान काटकर देश के सबसे बड़े स्तूप का निर्माण हुआ है। ठीक, अनकापल्ली में, यह भी आंध्र प्रदेश में है। इस पहाड़ी के चारों ओर पूजा करने के लिए अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया है। ओडिशा में भी चट्टान काटकर गुफा बनाने की परंपरा रही है। खंडगिरी उदयगिरी इसके सबसे आरंभिक उदाहरण है, जो भुवनेश्वर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं फैली हुई हैं, जिनमें खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख पाए गए हैं। शिलालेखों के अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए होती थीं। इनमें से कई मात्र एक कक्ष की बनी हुई हैं। कुछ गुफाओं को बड़ी चट्टानों में पशुओं का आकार देकर बनाया गया है। बड़ी गुफाओं में आगे स्तंभों की कड़ी बनाकर बरामदे के पीछे भाग में कक्षों का निर्माण किया गया है। इन कक्षों के प्रवेश का ऊपरी भाग चैत्य तोरणों और आज भी प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं के संदर्भ से सुसज्जित हैं। अभ्यास: सांची के स्तूप एक की भौतिक एवं सौंदर्य विशिष्टताओं का वर्णन करें। दूसरा, 5वीं एवं 6वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत मूर्तिकला की शैलीगत प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत मूर्तिकला की शैलीगत प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। तीसरा प्रश्न है, भारत के विभिन्न भागों में गुफा आश्रयों से एलोरा के एकाश्म मंदिर तक वास्तुकला का विकास किस प्रकार हुआ, समझाइए। इसके अलावा अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्र क्यों विख्यात हैं, ये भी समझाइए। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ जाएंगे। सांची का स्तूप आप देख सकते हैं, बेहद सुंदर इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। सांची का स्तूप। ठीक, आगे और कुछ जानकारी दी हुई है यहाँ पर, इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। इसको खड़ा करके पढ़ेंगे अब, क्योंकि पेज ऐसे ही आ गए तो क्या कर सकते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित सांची यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, यहाँ अनेक छोटे बड़े स्तूप हैं, जिनमें से 3 मुख्य हैं: स्तूप संख्या 1, स्तूप संख्या 2 और स्तूप संख्या 3। ऐसा माना जाता है कि स्तूप संख्या 1 में बुद्ध के अवशेष हैं। स्तूप संख्या 2 में उनसे कम प्रसिद्ध 10 अर्हता के अवशेष हैं, जो 3 अलग अलग पीढ़ियों के थे और उनके नाम उनकी विशिष्ट अवशेष पेटिकाओं पर लिखे हुए हैं। और स्तूप संख्या 3 में सारीपुत्त और महामोग्गलायन के अवशेष रखे हैं।
स्तूप संख्या 1 जो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं, स्तूप वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्तूप संख्या 1 नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने मूल रूप से स्तूप ईंटों से छोटा था जो आगे चलकर बड़ा बना दिया गया और पत्थर, वेदिका और तोरण द्वार से सुसज्जित कर दिया गया। अशोक सिंह शीर्ष एक शिलालेख के साथ इस स्तूप के दक्षिण की ओर पाया जाता है। ठीक, अशोक सिंह शीर्ष स्तंभ जो हैं, सिंह शीर्ष स्तंभ यानी कि जिसके शीर्ष पर सिंह है, ऐसे स्तंभ को एक शिलालेख के इस शिलालेख के साथ स्तूप के दक्षिण की ओर पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि सांची में मठीय एवं कलात्मक क्रियाकलाप केंद्र के रूप में गतिविधि कैसे प्रारंभ हुई। सबसे पहले दक्षिण की ओर प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, उसके बाद अन्य द्वार बने हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी हैं। ऐसा प्रदक्षिणा पथ इसी स्थल पर पाया जाता है और कहीं नहीं। स्तूप के चारों ओर द्वार स्वयं बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं में महत्वपूर्ण घटना स्थलों पर अशोक के जाने के बारे में ऐतिहासिक आख्यानों से संबंधित दृश्यों से पूरी तरह से सजे हुए हैं। बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से खाली सिंहासन, पद, छत्र, स्तूप आदि के साथ दिखाए गए हैं। चारों ओर दिशाओं में तोरण बनाए हुए हैं। इनकी शैलियों में अंतर पाया जाता है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके निर्माण का समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी और उसके बाद का है। स्तूप संख्या 1 सबसे महत्वपूर्ण स्तूप हैं, लेकिन स्तूप संख्या 2 की वेदिका पर जो आकृतियाँ उकेरी गई हैं वो स्तूप संख्या 1 से पहले की हैं। जातक इन आख्यानों में के महत्वपूर्ण अंग हैं। वैशात जातक, शम जातक, महाकवि जातक, छंद का जातक उन महत्वपूर्ण जातकों में से एक हैं जो स्तूप के तोरणों और स्तंभों पर चित्रित किए गए हैं। सांची स्तूप पर पाई जाने वाली आकृतियाँ आयाम में छोटी होते हुए भी मूर्तिकला की कुशलता दर्शाती हैं। उनमें शरीर के अंग प्रत्यंग का जो रूपाकृतिक चित्रण किया गया है वो गहराई और आयाम दोनों ही दृष्टि से अत्यंत स्वाभाविक हैं। संयोजन भीड़भाड़ भरा है और आकृतियों की परस्पर व्याप्ति से जो थोड़ा खाली स्थान बच जाता है उसका यहाँ पूर्ण अभाव है। मुद्रात्मक मोड़ों से शरीर की गति दर्शाई गई है। उनकी हलचल में संरचनात्मक समरसता और अभिन्नता देखने को मिलती हैं। स्तंभों पर संरक्षक आकृतियां हैं और शाल मंजिका यानी पेड़ की शाखा पकड़े हुए स्त्री की आकृतियां दिखाई नहीं देती। मतलब आकृतियां जो शाल मंजिका यानी शाखा पकड़े हुए स्त्री की आकृतियां आयतन के प्रस्तुतिकरण में बेजोड़ हैं। स्तूप संख्या 2 की पहले वाली प्रतिमाओं जैसे कठोरता इनमें दिखाई नहीं देती। प्रत्येक तोरण में 2 सीधे खड़े स्तंभ और उनकी चोटी पर 3 आड़ी दंडिकाएं। प्रत्येक आड़ी दंडिका आगे से पीछे तक भिन्न भिन्न प्रतिमा विषयों से अलंकृत हैं। नीचे की दंडिका से भी आगे तक बढ़ी हुई आड़ी दंडिका पर शाल मंजिकाएं यानी कि स्त्रियां पेड़ पकड़े हुए, शाखा पकड़े हुए बनाई गई हैं। ऐसी आकृतियां दिखाई गई हैं। अब हम बात करेंगे पद्मासन में बुद्ध, कटरा टीला, मथुरा। अब हम बात करेंगे पद्मासन में बुद्ध यानी एक विशेष प्रकार का आसन है, उसका नाम है पद्मासन। तो पद्मासन में बुद्ध ये जो है वो मथुरा में कटरा टीला है, वहाँ पर ये पद्मासन में उनकी प्रतिमा मिली है। तो पद्मासन में बुद्ध, कटरा टीला, मथुरा। आरंभिक ऐतिहासिक काल में मथुरा मूर्ति उत्पादन का एक विशाल केंद्र था। वहाँ से कई मूर्तियाँ मिली हैं। कुषाण काल तक की जो पुरानी मूर्ति मिली हैं उन मथुरा से मिली मूर्तियों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। मथुरा में मूर्ति बनाने का तरीका अलग किस्म का था, इसलिए यहाँ पाई गई मूर्तियों देश के अन्य भागों में बनी मूर्तियों से भिन्न है। कटरा टीले से मिली बुद्ध की प्रतिमा ईसा की 2री शताब्दी की हैं। इसमें बुद्ध की 2 सहायक बोधिसत्वों के साथ दिखाए गए हैं। बुद्ध पद्मासन में यानी पालथी मारकर बैठे हुए हैं। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में कंधे के स्तर के कुछ ऊपर उठा हुआ है। कंधे के जो स्तर है उससे भी थोड़ा ऊपर उठा है। अभय मुद्रा में कंधे के स्तर से भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और बाएं हाथ जो है वो जांघ पर रखा हुआ है। उष्णीय यानी केश ग्रंथि को सिर पर सीधा उठा हुआ दिखाया गया है। मथुरा की मूर्तियां इस काल से हल्के आयतन और मांसल शरीर के साथ बनाई गई हैं। कंधे चौड़े हैं। पोशाक यानी संगति एक ही कंधे को ढकती हैं
और उसे खास तौर से बनाए हाथ से ढकते हुए दिखाया गया है, जबकि संगति का स्वतंत्र भाग जो वक्षस्थल को ढके हुए हैं शरीर के धड़ तक ही रखा गया है। बुद्ध सिंहासन पर विराजमान दिखाए गए हैं। साथ की आकृतियों को पद्मपाणि और वज्रपाणि बोधिसत्वों के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि एक के हाथ में पद्म यानी कमल और दूसरे के हाथ में वज्र है, और मुकुट पहने हुए बुद्ध की दोनों ओर स्थित हैं। मुकुट पहने हुए बुद्ध की दोनों ओर स्थित हैं। और नाम क्या है? पद्मपाणि और वज्रपाणि। ठीक है, एक के हाथ में कमल है, दूसरे के हाथ में वज्र हैं, और दोनों का मुकुट पहना हुआ बुद्ध के दोनों ओर उनकी दिखाई गई हैं। बुद्ध के सिर के चारों ओर जो प्रभामंडल दिखाया गया है वह बहुत बड़ा है, और संकेंद्रित वृत्त में सरल ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाई गई हैं। प्रभामंडल के ऊपर कोणीय रूप से उभरी हुई आकृतियाँ चित्रित की गई हैं, आकृतियाँ दिखाई गई हैं। वे चित्र की सीमा से भीतर काफ़ी गति दर्शाती हैं। आकृतियों में पूर्व की कठोरता के स्थान पर नम्यता आ गई है, जिसने उन्हें अधिक पार्थिव रूप दे दिया। शरीर के मोड़ों को इतनी सुकोमलता के साथ उकेरा गया है कि मानो वह नारी आकृति हो। यही मथुरा की मूर्तिकारों द्वारा निर्मित पुरुष और स्त्री आकृतियों का विशिष्ट अंतर दर्शाती हैं। पद्मासन लगाकर सीधे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा रिक्त स्थान में गति उत्पन्न करती हैं। चेहरा मांसल कपोलों के साथ गोल हैं। पेट को कुछ आगे निकला हुआ दिखाया गया है, लेकिन वह नियंत्रित हैं। यह ज्ञातव्य है कि मथुरा में कुषाण काल के प्रतिमाओं के अनेक नमूने मिले हैं, परंतु वह मूर्ति परवर्ती कालों में बुद्ध की प्रतिमा के विकास को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, बुद्ध मुख की प्रतिमा तक्षशिला। ये तक्षशिला में बुद्ध मुख की प्रतिमा दिखाई गई है। तो तक्षशिला बुद्ध मुख की प्रतिमा के संदर्भ में क्यों विशिष्ट है, इसको समझते हैं। देखिए, आज के पाकिस्तान के प्राचीन गांधार क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा ईसा की दूसरी शताब्दी की कुषाण काल की है। ये प्रतिमा गांधार काल में विकसित अनेक चित्रात्मक परिपाटियों का मिला जुला रूप है। प्रतिमा के स्वरूप में कई यूनानी रोमन तत्व पाए जाते हैं। बुद्ध के शीर्ष में अनेक यूनानी किस्म के तत्व हैं जो समय के साथ साथ विकसित हुए। बुद्ध के घुंघराले केश हैं, सिर को तेज और रेखीय परत से ढके हुए हैं। मस्तक जो है उसको समतल और बड़ी बड़ी पुतलियों द्वारा आँखें अधमिची दिखाई गई हैं। चेहरा और कपोल भारत के अन्य भागों में पाई गई प्रतिमाओं की तरह गोल नहीं है। गांधार क्षेत्र की प्रतिमाओं में कुछ भारीपन दिखाई देता है। कान और विशेष रूप से उनके लटके हुए भाग यानी ललरी लंबे हैं। रूप में प्रस्तुतिकरण में रेखिकता और उनमें बाहरी रेखाएं तीखी हैं। सतह समतल हैं। आकृति बहुत भावाभिव्यंजक है। प्रकाश और अंधेरे के पारस्परिक प्रभाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, जिसके लिए नेत्र कोटरों को मोड़कर तलों और नाक के तलों का प्रयोग किया गया है। प्रशांतता की अभिव्यक्ति आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गई है। मुखमंडल प्रतिरूपण त्रिआयामिता की स्वाभाविकता बढ़ा रहा है। ठीक, एकेमेनियन, पार्थियाई और बैक्ट्रियार्की परंपराओं की विभिन्न विशेषताओं का स्थानीय परंपरा के साथ सम्मिलन गांधार शैली की प्रमुख विशेषता है। गांधार शैली की प्रतिमाओं में यूनानी रोमन परंपरा के रूपाकृतिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु उनमें अंगों प्रत्यंगों का प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसा भी है जिसे पूरी तरह यूनानी रोमन नहीं कहा जा सकता। अनेक बुद्ध और अन्य प्रतिमाओं के विकास के स्रोत उनकी विशिष्ट पश्चिमी एवं पूर्वी शैली में देखे जा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत का पश्चिमोत्तर भाग जो पाकिस्तान में चला गया है, आद्य ऐतिहासिक काल से ही लगातार बसा हुआ रहा है। ऐतिहासिक काल में भी यहाँ सदा आबाद रहा है। गांधार क्षेत्र से बड़ी संख्या में मूर्तियाँ मिली हैं। ये मूर्तियाँ बुद्ध और बोधिसत्वों की हैं। उनमें बुद्ध की जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। ये मूर्ति है सारनाथ की आसनस्थ बुद्ध क्या है, देखिए यहाँ पर कौन सी मुद्रा में बुद्ध बैठे हैं, ये मूर्ति है। बुद्ध की यह प्रतिमा ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है, जो सारनाथ से मिली हैं। अब सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में संरक्षित है। ये चुनार के बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। इनमें बुद्ध को पद्मासन में बैठे दिखाए गए हैं, विराजमान दिखाए गए हैं।
यह धम्म चक्र प्रवर्तन की प्रसंग का प्रतिरूपण है, जैसा कि सिंहासन पर बैठी हुई अन्य आकृतियों में देखा जा सकता है। बीच में एक छात्र और दो हिरण मानव आकृतियों के साथ दिखाए गए हैं। इस प्रकार इस ऐतिहासिक घटना को प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध की यह प्रतिमा सारनाथ शैली की प्रतिमाओं का एक उत्तम उदाहरण है। शरीर पतला और संतुलित है, लेकिन कुछ लंबा दिखाया गया है। बाहरी रेखाएं सुकोमल और अत्यंत लयबद्ध हैं। चित्र के स्थान में दृश्य संतुलन बनाए रखने के लिए मुड़ी हुई टांगों को सीधा दिखाया गया है। अंग वस्त्र शरीर से लिपटा हुआ है और एकीकृत आयतन का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पारदर्शी हैं। चेहरा गोल है, आंखें अधमिची और नीचे का होंठ आगे बढ़ा हुआ है। कुषाण काल की मथुरा से पाई जाने वाली प्रतिमाओं की तुलना में कपोलों की गोलाई कम हो गई है। हाथ धम्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में छाती से नीचे रखे हुए दिखाए गए हैं। गर्दन कुछ लंबी है, इस पर दो कटी रेखाएं हैं जो बलन मोड़ की सूचक हैं। उष्णीय गोलाकार घुंघराले केशों से बना है। ठीक। प्राचीन भारत में मूर्तिकारों का उद्देश्य सदैव बुद्ध को एक ऐसे महामानव के रूप में प्रस्तुत करना था जिन्होंने निर्वाण यानी क्रोध एवं घृणा से छुटकारा पा लिया था। सिंहासन के पृष्ठ भाग को एक सकेंद्रिक वृत्त में भिन्न भिन्न फूलों और बेलों के नमूनों से अत्यंत अलंकृत किया दिखाया गया है। प्रभामंडल का केंद्रीय भाग सादा समतल है, जहाँ कोई सज्जा नहीं की गई है। इससे प्रभामंडल देखने में बहुत ही प्रभावशाली बन गया है। प्रभामंडल के भीतर और सिंहासन की पीठ पर की गई सजावट कला शिल्प की संवेदनशीलता और विशेष सज्जा के चयन की सूचक हैं। इस काल की सारनाथ बुद्ध की प्रतिमाएं सतह और आयतन दोनों के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त कोमलता दर्शाती हैं। अंग वस्त्र की पारदर्शिता शरीर का हिस्सा बन गई है। ऐसा परिष्कार आने में काफ़ी समय लगा होगा और ये लक्षण आगे भी जारी रहे। सारनाथ में खड़ी मुद्रा वाले बुद्ध की और भी बहुत सी मूर्तियां मिली हैं जिनका वस्त्र पारदर्शी दिखाया गया है, गति एक समान है तथा उन्हें धर्मराजिका स्तूप के चारों ओर अलग अलग उकेरा गया है और ये सारनाथ के संग्रहालय में रखी हुई हैं। इनमें से कुछ तो आखिरी बुद्ध की हैं और कुछ बुद्ध की बोधिसत्व पद्म पाणि और वज्र पाणि के साथ दिखाए गए हैं। अब देख पद्म पाणि बोधिसत्व अजंता गुफा संख्या 1। पद्म पाणि के साथ ये अजंता की गुफा संख्या 1 में पूजा गृह के पहले स्थित आंतरिक बड़े कक्ष की पिछली दीवार पर चित्रित हैं। इनमें बोधिसत्व को एक पद्म कमल पकड़े हुए दिखाया गया है और उनके कंधे बड़े हैं। ठीक। शरीर में 3 मोड़ हैं जिनसे चित्र में गति उत्पन्न हुई दिखाई गई है। प्रतिरूपण सुकोमल है। बाहरी रेखाएं शरीर के आयतन में विलीन होती प्रतीत होती हैं, जिससे त्रिआयामिता का प्रभाव उत्पन्न होता है। बोधिसत्व एक बड़ा मुकुट पहने हुए हैं जिसमें विस्तृत चित्रकारी दृष्टि गोचर होती हैं। सिर थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ है। आंखें आधी मीची हैं और कुछ लंबी बनाई गई हैं। नाक तीखी और सीधी हैं। चेहरे के सभी उभरे हुए हिस्सों पर हल्का रंग किया गया है, जिसका उद्देश्य त्रिआयामिता का प्रभाव उत्पन्न करना है। मानकों वाले हार में भी ऐसी विशिष्टता पाई जाती हैं। चौड़े और फैले हुए कंधे शरीर में भारीपन उत्पन्न करते हैं। धड़ का भाग अपेक्षाकृत गोलाकार हैं। रेखाएं कोमल और लयबद्ध हैं और शरीर का परिरेखा को दर्शाती हैं। दाहिने हाथ में एक कमल पुष्प है और बायां हाथ खाली जगह पर बढ़ा हुआ है। बोधिसत्व के चारों ओर कई छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई हैं। बाहर की ओर निकले हुए रंगीन खंड यानी ब्लॉक चित्र के आयाम में गहराई का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बोधिसत्व का आगे की ओर कुछ निकला हुआ हाथ दाहिना हाथ आकृति को अधिक ठोस और प्रभावी रूप से गहन बनाता है। धड़ के ऊपर का धागा आयाम दर्शाने वाली शुंडाकार रेखाओं के साथ किया गया है। ठीक। शरीर के प्रत्येक भाग के चित्रण पर पूरा ध्यान दिया गया है। हल्के लाल, भूरे, धूसर, हरे और नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। नाक का उभार, होठों का कटा हुआ होना, आगे का बढ़ा हुआ निचला होठ और छोटी ठुड्डी, ये सब मिलकर आकृति की रचना में ठोसपन एक रूपता का प्रभाव लाने में योगदान दे रहे हैं। गुफा संख्या 1 के चित्र अच्छी किस्म के हैं और उन्हें ठीक से रखा गया है। अजंता के चित्रों में कुछ प्रकारात्मक और शैलीगत विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि अजंता की गुफाओं में कई शताब्दियों के दौरान कला शिल्पियों की भिन्न भिन्न आकृतियों, भिन्न भिन्न श्रेणियों ने चित्रण का कार्य किया था।
पद्म पाणि की उपयुक्त आकृति के दूसरी ओर वज्रपाणि बोधिसत्व को चित्रित किया गया है। वज्रपाणि दाहिने हाथ में वज्र लिए हुए हैं और सिर पर मुकुट पहने हुए हैं। इस आकृति में भी वो सब चित्रात्मक विशेषताएं पाई गई हैं जो ऊपर पद्म पाणि के रूप में बताई गई हैं। महाजनक जातक, उमंग जातक आदि। महाजनक जातक की कथाएं संपूर्ण दीवार पर चित्रित की गई हैं। यह सबसे बड़ा आख्यान चित्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि पद्म पाणि और वज्रपाणि तथा बोधिसत्वों के ऊपर चित्र को इस पवित्र स्थल के अभिरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। अजंता की अन्य गुफाओं में भी ऐसे ही पद्म पाणि और वज्रपाणि के चित्र सर्वोत्तम चित्र माने जाते हैं। ये महाजनक जातक के चित्र गुफा संख्या 1 की अजंता में यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब है मार विजय अजंता गुफा संख्या 26। मार विजय ये अजंता गुफा संख्या 26 में चित्र दिखाया गया है। मार विजय का विषय अजंता की कई गुफाओं में चित्रित किया गया है। ये एक मूर्ति कलात्मक प्रतिरूपण है जिसे अजंता की गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है। यह मूर्ति बुद्ध की महापरिनिब्बाण की विशाल प्रतिमा के साथ बनाई गई है। मूर्ति फलक में बुद्ध की प्रतिमा को बीच में मार की पुत्री और सेना से घिरा हुआ दिखाया गया है। ये घटना बुद्ध के ज्ञानोदय का हिस्सा है। इसमें सिद्धार्थ के उस मानसिक संक्षोभ की स्थिति का मानवीकरण किया गया है जिससे होकर बुद्ध को बुद्धत्व यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बुद्धत्व प्राप्ति यानी ज्ञानोदय के समय से गुजरना पड़ा था। मार काम यानी इच्छा की द्योतक हैं। आख्यान के अनुसार बुद्ध एवं मार के बीच संवाद होता है और बुद्ध को अपने दाहिने हाथ से ऊपर धरती की ओर अपनी उदारता के प्रति साक्षी के रूप में इशारा करते हुए दिखाया गया है। यह उभरा हुआ प्रतिमा फलक अत्यंत जीवंत है और अजंता की अति परिपक्व मूर्तिकला का उदाहरण है। यह रचना अनेक छोटी बड़ी प्रतिमाओं के साथ प्रस्तुत की गई हैं। आकृति के दाहिने और मार को अपनी विशाल सेना के साथ आते हुए दिखाया गया है। उसकी सेना में तरह तरह के आदमी ही नहीं, उनकी विस्तृत चेहरों वाले अनेक जानवर भी हैं। निचले आधार में संगीतकारों के साथ नाचती हुई आकृतियों को कमर आगे निकली हुई दिखाई गई हैं। एक नाचती हुई आकृति ने अपने हाथों को नृत्य की मुद्रा में आगे बढ़ा हुआ रखा है। बाईं ओर निचले सिरे पर मार की प्रतिमा को ये सोचते हुए दिखाया गया है कि सिद्धार्थ यानी बुद्ध को कैसे विचलित किया जाए। फलक के आधे हिस्से में मार की सेना को बुद्ध की और बढ़ते हुए दिखाया गया है जबकि फलक के निचले आधे हिस्से में मार की सेना को बुद्ध की आराधना करके वापस लौटते हुए दिखाया गया है। बीच में बुद्ध पद्मासन लगाकर विराजमान है और उनके पीछे एक घनी पत्तियों वाला वृक्ष दिखाया गया है। मार के सैनिकों के चेहरे की कुछ विशेषताएं विदर्भ शैली की प्रतिमाओं की विशेषताओं से मिलती जुलती हैं। अजंता की गुफाओं में कला शिल्पियों की भिन्न भिन्न श्रेणियों ने काम किया है, इसलिए वहाँ की शैलीगत विशेषताओं के अवलोकन से अनुमान लगाया जा सकता है कि अमुक प्रतिमा अमुक शैली के शिल्पियों द्वारा बनाई गई होगी। हालांकि अजंता की गुफाओं में और भी कई बड़ी प्रतिमाएं हैं जो खासतौर पर पूजा कक्ष में और अग्र भाग की दीवारों पर हैं, परंतु प्रतिमाओं का एक ऐसा जटिल विन्यास बेजोड़ है। दूसरी ओर चित्रित फलकों में भी अनेक विन्यास में ऐसी जटिलता देखने को मिलती है। एक फलक में नाचती हुई आकृतियों का ऐसा ही विन्यास औरंगाबाद की गुफाओं में भी देखा जा सकता है। ये है एलिफेंटा की महेश मूर्ति। तो एलिफेंटा की महेश मूर्ति दिखाई गई है। यहाँ पर 3 चेहरे दिखाए गए हैं, एक मुख्य सिर आगे की और 2 बाहें और दिखाई गई हैं। एलिफेंटा की महेश मूर्ति ईसा की 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में बनी गई एक गुफा के मुख्य देवालय में स्थित है। पश्चिमी दक्कन की मूर्ति कला की परंपरा शैलकृत गुफाओं में मूर्ति निर्माण की गुणात्मक उपलब्धि का एक उत्तम उदाहरण है। ये मूर्ति आकार में काफ़ी बड़ी है। इसका बीच का सिर शिव की मुख्य मूर्ति है और दोनों और दृश्यमान भैरव और उमा के लिए हैं। ठीक है, मतलब 3 सिर दिखाए गए हैं, तो एक भैरव है, एक उमा है और बीच में शिव खुद हैं। बीच का चेहरा शिव का अधिक उभरा हुआ, गोल, होठ मोटे, पलकें भारी, नीचे के होठ उभरे हुए हैं। इस मूर्ति की अलग विशेषताएं हैं। इसमें शिव को सर्व समावेशी पक्ष दर्शाया गया है। इसमें इसका प्रतिरूपण कोमल है, सतह समतल और चिकनी है और चेहरा बड़ा है। शिव भैरव के पार्श्व मुख को गुस्से में बाहर निकली आँखें और मूछ के साथ दिखाया गया है। तीसरा चेहरा नारी मुख है जो शिव के एक साथ पांच मुख होने का उल्लेख है। इस प्रतिमा में वैसे तो शिव के 3 ही मुख दिखाई देते हैं, पर हो सकता है इनके पीछे की ओर के 2 मुख अदृश्य रखे गए हों। प्रत्येक शेर पर मूर्ति कलात्मकता विद्यमानता के अनुसार
एक अलग किस्म का मुकुट रखा गया है। ये मूर्ति एक गुफा की दक्षिणी दीवार पर बनाई गई है। इसके साथ शिव के 2 अन्य रूपों अर्धनारीश्वर गंगाधर की मूर्तियाँ सतह की समतल चिकनाई, लंबाई, लयबद्ध गति जैसी विशेषताओं के साथ जानी जाती हैं। उनकी रचना संयोजन बहुत जटिल है। इस गुफा का मूर्ति विन्यास एलोरा की गुफा संख्या 29 में दोहराया गया है। अब हम बात करते हैं भारतीय भित्ति चित्र परंपरा। देखिए यहाँ पर अलग अलग चित्र दिखाए हैं। क मतलब सबसे ऊपर वाला चित्र, ठीक, जिसको हमने अभी देखा। तो ये रहा का चित्र जो सबसे ऊपर है। इसमें आप देख सकते हैं ये चित्र जो है सबसे ऊपर बना हुआ है। ये चित्र किसका है मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगा। पहले इस चित्र को आप आराम से अच्छी क्वालिटी के साथ देख लीजिए। तो ये चित्र जो है वो किसका बना हुआ है अभी हम जान लेते हैं। तो पहला चित्र है अनंत पद्मनाथ मंदिर, ये है कसरगोड में स्थित, ठीक। फिर दूसरा चित्र देख लीजिए, वो है वाराह को मारते हुए शिव, किरातार्जुनीयम प्रकरण लेपाक्षी मंदिर। तो लेपाक्षी मंदिर का ये है किरातार्जुनीय जो विवरण है उसके अनुसार ये विवरण है, देख सकते हैं जैसा कि आप, ठीक। उसके पश्चात तीसरा चित्र जो है वो चोल नरेश राजराज व राजकवि करुवर देवेर तंजावुर 11वीं शताब्दी का ये मंदिर में चित्र दिखाए गए हैं। तीसरा चित्र जैसा कि आप देख सकते हैं। चौथा है त्रिपुरासुर वध करते हुए शिव तंजावुर। तो त्रिपुरासुर का वध करते हुए घर में आपको दिखाई दे सकता है। रावण का वध करते हुए राम, रामायण पट्ट मत्तन चेरी महल। तो यहाँ पर रावण का वध करते हुए दिखाए गए हैं ये अंग में। और च जो हैं वो है शास्त्र पद्मनाभपुरम थक्कल, उसमें शास्त्र पद्मनाभपुरम में दिखाई गई। अगले अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं, लेकिन इसको अगले वीडियो में समझेंगे।